हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है यार सभी का स्वागत है यार लेक्चर 1 ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बेसिक सीखने वाले हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के, या फिर इन जनरल इक्विलिब्रियम क्या होता है, कौन सी टाइप की रिएक्शंस होती है, कब यार इक्विलिब्रियम लगता है, ये सारी बातें यार हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर वीडियो से आप लोगों का इक्विलिब्रियम का बेस तैयार होने वाला है और उस बेस को हमको फिर आगे लेके जाना है। और तो इसलिए ही ये जो पर्टिकुलर वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है प्रिपरेशन में आपकी फॉर योर केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो चलो यार स्टार्ट करते हैं हम लोग कि केमिकल इक्विलिब्रियम या फिर इन जनरल इक्विलिब्रियम क्या होता है ना। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि यार कितने तरीके की रिएक्शन हो सकती है ना, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो दो तरीके की यार आपकी रिएक्शन हो सकती है। पहली कौन सी है? पहली हम बोलते हैं जिन्हें इरिवर्सिबल रिएक्शन। पहली कौन सी है? इरिवर्सिबल रिएक्शन विच कैन प्रोसीड ओनली इन वन डायरेक्शन। ऐसी रिएक्शन जो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड करती है उसे हम क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल डायरेक्शन। मतलब सपोज करो आपके रिएक्टेंट्स है, आर इज फॉर रिएक्टेंट, एंड वो किसमें कन्वर्ट हो गए? प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गए। तो रिएक्टेंट आए और सारे के सारे रिएक्टेंट कंज्यूम हो गए और आपके प्रोडक्ट्स में वो कन्वर्ट हो गए। तो ये क्या है? आपकी इरिवर्सिबल रिएक्शन है। मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रही है। एक ही डायरेक्शन मतलब रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? प्रोडक्ट में। तो केवल और केवल कहां जा रही है? फॉरवर्ड जा रही है। रिएक्टेंट किस में जा रहे हैं? प्रोडक्ट में जा रहे हैं। तो ऐसी रिएक्शन जो एक ही डायरेक्शन में चल रही है, ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलता हूं मैं? इरिवर्सिबल रिएक्शन बोलता हूं। अब तक जितने भी चैप्टर्स हम लोगों ने पढ़े हैं सभी में ही हम लोगों ने इरिवर्सिबल रिएक्शंस देखी है। चाहे यार वो मोल कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो यार थर्मोडायनेमिक्स हो, स्टेट्स ऑफ मैटर हो, कोई सा भी आप चैप्टर देखेंगे इससे पहले का, हम लोग हमेशा उसमें इरिवर्सिबल रिएक्शन लेते हैं। इरिवर्सिबल में ऐसा एरो होता है, एक तरफ का एरो है ना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक का एरो होता है। करेक्ट, ये जो एरो है ये आपका इरिवर्सिबल रिएक्शन में लगता है। तो अब तक जितनी भी यार हम लोगों ने रिएक्शन देखी सब में यही एरो लगा है, राइट। तो ये ऐसी रिएक्शन है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलती हैं। अब इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? प्रोसीड इन सिंगल डायरेक्शन, सही बात है, सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलती हैं। और कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ऑलवेज गो फॉर कंप्लीशन। मतलब यार ये हमेशा कंप्लीट होती है, हमेशा ये कंप्लीट होगी। जैसे सपोज करो ये रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट है। तो टाइम t इक्वल्स टू 0 पे सपोज करो आप इसके 10 मोल लेके आए, ठीक है। टाइम t इक्वल्स टू 0 पे प्रोडक्ट कुछ नहीं होगा। देखो हमेशा ध्यान रखना, जब टाइम t इक्वल्स टू 0 होता है, इनिशियल बात करते हैं, तो प्रोडक्ट्स 99% केसेस में आप 0 मानते हुए चलते हो। अगर क्वेश्चन में बोल रखा है कि यार आपके 2 मोल्स प्रोडक्ट के तभी भी पड़े हुए हैं, इनिशियली भी पड़े हुए हैं, तो हम 2 मोल लिखते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर कुछ भी नहीं बोल रहा है तो प्रोडक्ट के हम लोग 0 मोल्स लेके चलेंगे इनिशियली। मतलब प्रोडक्ट कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, प्रोडक्ट कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। अब कुछ समय बाद रिएक्शन क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। रिएक्शन क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो देखो क्या बोल रहा है? ऑलवेज गो फॉर कंप्लीशन। इरिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा कंप्लीट होती है। मतलब ये जो 10 मोल्स हैं आपके रिएक्टेंट के पूरे कंज्यूम हो जाएंगे और जब रिएक्शन एंड होएगी तो इसके 0 मोल बचेंगे, पूरा खत्म हो जाएगा ये। और आपके रिएक्टेंट जितने भी बनेंगे, रिएक्टेंट सपोज करिए 15 मोल बन गए, है ना, एक रैंडम डेटा ले रहे हैं। बहुत ज़्यादा दिल से नहीं लेना है कि यार 10 मोल रिएक्टेंट्स हमेशा 15 मोल प्रोडक्ट ही बनते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक बस रैंडम डेटा ले रहे हैं कि हाँ चलो यार इससे 15 मोल बन गए। लेकिन बोलने का क्या मतलब है? बोलने का ये मतलब है कि जब रिएक्शन खत्म हुई, रिएक्टेंट का एक भी मॉलिक्यूल नहीं बचा, रिएक्टेंट पूरा का पूरा खत्म हो गया। मतलब इट ऑलवेज गो फॉर कंप्लीशन। पूरी की पूरी रिएक्शन हमेशा कंप्लीट होती है, खत्म होती है, ठीक है। और इरिवर्सिबल रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट होता है। इट इन्वॉल्व्स लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा है, और आप लोगों को पता होगा मोल कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने कौन सी रिएक्शंस पढ़ी है? इरिवर्सिबल पढ़ी है। हमेशा क्या यही वाला तो एरो देखा है आप लोगों ने? हमेशा जो एरो देखा है यही वाला देखा है। तो आपकी जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है उसमें लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल होता है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या है? आपकी कंबशन रिएक्शंस होती हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस होती हैं, ये सब क्या है? आपकी इरिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे सपोज करो आप लोग कंबशन करना चाहते हैं C2H6 का, C2H6 का कंबशन करना चाहते हैं। कंबशन मतलब C2H6 की रिएक्शन विद ऑक्सीजन क्या बनाएगा? ये मैंने बहुत बार बताया है, अगर एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का आप कंबशन करते हो तो प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आर ऑलवेज CO2 एंड H2O। रिएक्शन बैलेंस करो, देखो 2 कार्बन है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। कितने हाइड्रोजन है? 6, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो 2 इंटू 2 और 3 इंटू 1 मतलब 7 आपके ऑक्सीजन हो रहे हैं, तो इसको 7/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये कौन सी रिएक्शन है? इरिवर्सिबल रिएक्शन है। कहां पे प्रोसीड करती है? सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही प्रोसीड कर रही है। कैसे?
क्योंकि जब आप C2H6 लेके आओगे और ऑक्सीजन लेके आओगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, CO2 और H2O में हो जाएंगे। लेकिन यार जब आप CO2 और H2O लेके आओगे, क्या वो ऑक्सीजन और C2H6 बनाएगा क्या? नहीं ना यार, ऐसे थोड़ी ना होता है। जब आप CO2 और H2O की रिएक्शन कराओगे तो उसमें C2H6 और आपका ऑक्सीजन बन रहा है, ऐसी नहीं होती है ना। तो ये पीछे नहीं आ सकती है रिएक्शन, सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रही है रिएक्शन, दैट इज फॉरवर्ड डायरेक्शन। मतलब जो आपके रिएक्टेंट है वो अल्टीमेटली कन्वर्ट किस में हो रहे हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, और रिएक्टेंट पूरे के पूरे कंज्यूम हो जाते हैं इसमें, है ना। रिएक्टेंट पूरे के पूरे कंज्यूम हो जाते हैं। चाहे तो ये पॉइंट लिख लें कि रिएक्टेंट्स आर टोटली कंज्यूम्ड इन इररिवर्सिबल रिएक्शन। इररिवर्सिबल रिएक्शन में जो आपके रिएक्टेंट्स हैं वो टोटली कंज्यूम हो जाएंगे, पूरे के पूरे कंज्यूम हो जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। आ रही बात समझ में। दूसरे टाइप की कौन सी रिएक्शन है, दूसरे टाइप की आपकी रिएक्शन होती है रिवर्सिबल रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है कि ये रिवर्स डायरेक्शन में भी आ सकती है, मतलब विच कैन प्रोसीड इन बोथ द डायरेक्शन, मतलब वो फॉरवर्ड भी जा सकती है और वो बैकवर्ड भी आ सकती है, दोनों तरफ आगे पीछू मूव करती है। ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। जैसे सपोज करो आपके कोई भी रिएक्टेंट है और ये आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, और अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है तो ऐसा कुछ सिंबल होगा, ऐसा कुछ सिंबल होगा। मतलब देखो आपकी रिएक्शन आगे भी जा रही है और पीछे भी आ रही है, आगे भी जा रही है और पीछे भी आ रही है। ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। जो भी यार रिवर्सिबल रिएक्शन होती है ना, उसको आप बेसिकली दो रिएक्शन में तोड़ सकते हो। मतलब देखो रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट हो रहा है और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है दो डायरेक्शन में जा रही है। कौन कौन से, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा रही है। तो फॉरवर्ड में जा रही है तो उसमें क्या हो रहा है, रिएक्टेंट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। और ये जो इक्वेशन है ये आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में भी आ रही है। बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है, आपके प्रोडक्ट्स आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट। तो कोई सी भी अगर आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन है उसको आप दो इररिवर्सिबल रिएक्शन में तोड़ सकते हो। कौन कौन सी, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं कि कोई सी भी आपकी अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है तो उसको आप दो इररिवर्सिबल रिएक्शन में तोड़ सकते हो। एक यार फॉरवर्ड रिएक्शन ले लेना और एक बैकवर्ड रिएक्शन लेना। बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगी, जब प्रोडक्ट रिएक्टेंट में जाएंगे। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगी, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाएंगे। आ रही है बात समझ में, ये चीज क्लियर हुई है। अब इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, देखो प्रोसीड्स इन बोथ द डायरेक्शन, सही बात है, आगे भी जाता है पीछू भी आता है, आगे भी जाता है पीछू भी जाता है, तो दोनों डायरेक्शन में मूव करती है। नेवर गो फॉर कंप्लीशन। अब यार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यार, कि ये जो रिएक्शंस होती हैं कभी भी कंप्लीट नहीं होती हैं, है ना। जो आपकी इररिवर्सिबल रिएक्शन थी वो खत्म हो जाती थी, उसमें रिएक्टेंट आर टोटली कंज्यूम्ड। आपकी जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है वो कभी भी कंज्यूम नहीं होती। ध्यान से देखो, आपकी जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो आगे भी जा रही है पीछे भी आ रही है, आगे भी जा रही है पीछे भी आ रही है, तो वो रिएक्शन कभी खत्म नहीं हो रही है ना, आगे पीछे चलती रहती है। तो इस पर्टिकुलर केस में हम लोग ये बोल सकते हैं कि रिएक्टेंट्स आर नेवर टोटली कंज्यूम्ड। रिएक्टेंट आपके पूरे के पूरे कंज्यूम नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे। क्यों, जैसे ही कुछ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाएगा वैसे ही कुछ प्रोडक्ट टूट के रिएक्टेंट में आ जाएगा, फिर कुछ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाएगा, कुछ प्रोडक्ट टूट के रिएक्टेंट में आ जाएगा, तो आगे पीछे रिएक्शन चलती रहेगी। तो कभी भी ऐसा केस नहीं आएगा कि यार रिएक्टेंट जीरो हो गए, कभी भी नहीं आएगा। इस केस में रिएक्टेंट कैन नेवर बी जीरो, रिएक्टेंट कैन नेवर बी जीरो। आपके ऐसे केस में रिवर्सिबल रिएक्शन में जहां पे रिएक्शन आगे पीछे जा रही है उसमें रिएक्टेंट कभी भी जीरो नहीं होगा, रिएक्शन कभी भी खत्म नहीं होगी इसमें। और अगर कभी भी खत्म नहीं होगी रिएक्शन तो देयर इज नो रोल ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट का कोई भी रोल नहीं है। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या होता था यार, लिमिटिंग रिएजेंट का ये मतलब होता था कि यार एक रिएक्टेंट खत्म हो जाता था और पूरी रिएक्शन वहीं पे ही स्टॉप हो जाती थी। लिमिटिंग रिएजेंट वाज दैट रिएक्टेंट विच इज कंज्यूम्ड फर्स्ट इन द रिएक्शन, जो सबसे पहले कंज्यूम हो जाता है, राइट। और ऐसे केस में रिवर्सिबल रिएक्शन में तो रिएक्टेंट कभी भी कंज्यूम नहीं होता है, वो आगे पीछे जाता रहता है। तो कभी भी अगर कंज्यूम ही नहीं हो रहा है पूरा का पूरा तो लिमिटिंग रिएजेंट का कभी केस बनेगा ही नहीं। तो देयर इज नो रोल ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। आ रही है बात समझ में। और लास्ट पॉइंट क्या है, इट टेक्स प्लेस इन अ क्लोज्ड कंटेनर। जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो क्लोज्ड कंटेनर में होती है।
है ना। इसका मतलब क्या, जैसे सपोज करो आपने, मान लो आपने ओपन कंटेनर ले लिया, मान लीजिए आपने ओपन कंटेनर ले लिया, ऊपर की जो छत है इसे खुली हुई है, तो यहाँ पे आपके रिएक्टेंट है, ये रिएक्ट कर रहे हैं और आपके ये किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो अगर आपने ओपन, छत ओपन ले रही है, तो क्या यहां से आपका रिएक्टेंट निकल जाएगा, सिस्टम को लीव कर जाएगा ना। ऊपर छत है यार, ऊपर छत है ही नहीं, तो अब ऊपर छत नहीं है तो प्रोडक्ट आपका बाहर निकल जाएगा, प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा, पर आपको तो बैकवर्ड लेके आनी थी रिएक्शन, बैकवर्ड भी लेके आनी चाहिए, तो प्रोडक्ट को भी आपको रिएक्टेंट में कन्वर्ट करना था, लेकिन इस केस में तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर ओपन कंटेनर ले रखा है तो प्रोडक्ट तो निकल लिया, प्रोडक्ट निकल लिया तो प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट में नहीं बन पाएगा, तो ये इररिवर्सिबल हो जाएगी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। लेकिन अगर आपको प्रोडक्ट को भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट करना है तो उसको सिस्टम के अंदर रखना पड़ेगा आपको। जैसे ये रिएक्टेंट है और ऊपर से मैंने छत लगा दी, तो क्या होगा, रिएक्टेंट पहले कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में, अब मैंने प्रोडक्ट को बाहर नहीं जाने दिया, तो वापस से क्या होगा, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने लग जाएगा। तो क्या साइकिल बन रही है, क्या रिवर्सिबल रिएक्शन दिख रही है, रिएक्टेंट गया प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट आया रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट गया प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट आया रिएक्टेंट में, तो ये क्या बन रही है, एक तरीके से लूप बन रहा है रिवर्सिबल रिएक्शन का। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो आप लोगों को छत लगानी पड़ेगी, प्रोडक्ट को उधर ही रोकना पड़ेगा कि भैया तू रुक, है ना, और ताकि जो प्रोडक्ट है वो वापस कन्वर्ट हो पाए किसमें, रिएक्टेंट में। तो ये कैसी टाइप की रिएक्शन होगी, रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। ठीक है, तो आपको जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है वो क्लोज्ड कंटेनर में होती है। अब हमको क्या पढ़ना है, हमको तो भैया मेनली इक्विलिब्रियम पढ़ना है। तो जो भी इक्विलिब्रियम रहता है वो हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शंस में लगता है। जो इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम होता है ना, इक्विलिब्रियम, वो पूरा का पूरा आपको रिवर्सिबल रिएक्शन में पढ़ना है। इक्विलिब्रियम अचीव ही रिवर्सिबल रिएक्शन में होता है, जिसमें रिएक्टेंट, जिसमें जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड भी जाती है, बैकवर्ड भी जाती है, फॉरवर्ड भी जाती है, बैकवर्ड भी जाती है। तो इक्विलिब्रियम इसे ही हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं अभी आने वाला है, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि रिवर्सिबल रिएक्शंस में ही इक्विलिब्रियम अचीव होता है। करेक्ट। चलो और देखो, अब इक्विलिब्रियम है ना, अब से इक्विलिब्रियम की हम लोग एक जनरल नॉलेज लेने वाले हैं। तो पहले, सबसे पहली बात तो ये कि इक्विलिब्रियम होता क्या है, व्हाट इज एन इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, सम ऑफ द केमिकल रिएक्शंस डू नॉट अंडरगो कंप्लीशन। अब कंप्लीशन में कौन सी नहीं जाती है, रिवर्सिबल वाली। इरिवर्सिबल होती है वो तो भैया खत्म हो जाती है ना, जो इरिवर्सिबल होती है वो तो क्या होती है, खत्म हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शंस है जिन्हें हम रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, वो कभी भी कंप्लीट नहीं होती, दे डू नॉट अंडरगो कंप्लीशन। कुछ समय के बाद, आफ्टर सम टाइम, देयर इज नो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। कुछ समय के बाद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होती है, फिक्स हो जाती है। उस समय को हम क्या बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है। और देखो क्या बोल रहा है, सम ऑफ द रिएक्टेंट रिमेन अनरिएक्टेड। ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं कि जो भी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है उसमें रिएक्टेंट्स आर नेवर टोटली कंज्यूम्ड। कभी भी रिएक्टेंट पूरे के पूरे खत्म नहीं होते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन में, कुछ ना कुछ हमेशा बच जाएगा। रिएक्टेंट कैन नेवर बी जीरो। यही चीज बोले जा रही है कि सम ऑफ द रिएक्टेंट्स रिमेन अनरिएक्टेड। ये रिएक्ट नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ रिएक्टेंट बच ही जाएंगे। इसी स्टेज को क्या बोला जाता है, इक्विलिब्रियम बोला जाता है। इसी स्टेज को क्या बोला जाता है, इक्विलिब्रियम बोला जाता है। एक रैंडम सा एग्जाम्पल लेता हूं और डिटेल में और अच्छे से आपको समझाता हूं। सपोज करो यार, ये आपकी कोई रिएक्शन है, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, प्रोडक्ट में। अब हमेशा इस चैप्टर में हम लोग ये रिवर्सिबल रिएक्शन का ही सिंबल लगाने वाले हैं। क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम कब अचीव होता है, आपका रिवर्सिबल रिएक्शन में ही अचीव होता है इक्विलिब्रियम। करेक्ट। नाउ सपोज करो टाइम t इक्वल्स टू 0 पे, इसके सपोज करो आपके 10 मोल है, ठीक है। टाइम t इक्वल्स टू 0 पे प्रोडक्ट में कुछ भी नहीं ले रहा हूं, अनटिल एंड अनलेस मेरे को क्वेश्चन में वो नहीं बोले कि भैया प्रोडक्ट के इतने मोल्स हैं, मैं 0 लेके चलूंगा। मेरे को कुछ भी नहीं बोला है तो मैं प्रोडक्ट के 0 मोल्स लेके चल रहा हूं। टाइम t इक्वल्स टू 0 पे आप 10 मोल ले आए हो रिएक्टेंट के, प्रोडक्ट के आपके 0 मोल्स है। कुछ समय बाद इक्विलिब्रियम अचीव होता है। अच्छा, कुछ बच्चे ये पूछते हैं भैया कितने समय बाद इक्विलिब्रियम अचीव होगा, तो ये डिपेंड करता है रिएक्शन पे। कुछ का यार मिनट्स में आ जाता है, मिनट्स में आ जाता है, किसी का यार आवर्स लगते हैं, किसी का यार सेकंड्स में ही इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है। तो वो सब तो नेचर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करेगा। लेकिन ये पक्की बात है कि यार जैसे जैसे समय बीतता जाएगा कुछ समय बाद इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा।
तो इक्विलिब्रियम जब अचीव होता है, पहली बात तो ये है कि यार जो रिएक्टेंट हैं वो पूरे के पूरे कंज्यूम नहीं होते हैं। मतलब जो 10 मोल है ना, ऐसा नहीं होगा कि 10 के 10 कंज्यूम हो गए, नहीं, कुछ मोल्स रिएक्टेंट के बचेंगे इक्विलिब्रियम पे भी। देखो बोल रहा है सम ऑफ द रिएक्टेंट्स रिमेन अनरिएक्टेड। सपोज करो आप 10 मोल लेके आए थे, सपोज करो इसके 4 मोल्स रिएक्ट कर गए, तो बचेंगे कितने, 6 मोल्स, 6 मोल्स लेफ्ट, ठीक है। और रैंडमली मान लीजिए कि इसके 8 मोल फॉर्म हो गए, प्रोडक्ट के 8 मोल फॉर्म हो गए ना, एक रैंडम डेटा ले रहे है ना, एक रैंडम डेटा ले रहे हैं, ठीक है। तो आपके 6 मोल्स किसके बच गए, रिएक्टेंट के, तो और आपके 8 मोल किसके फॉर्म हो गए, प्रोडक्ट के फॉर्म में। अब ये जो मोल्स हैं, अब इसको चाहो तो आप कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में भी ले सकते हो कि यार मैं 10 मोलर ले लेता। अच्छा ये बात समझ लो यार, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब इस चैप्टर में क्या होने वाला है, मोलारिटी होने वाला है। हम लोग पूरे चैप्टर में जब भी कॉन्सेंट्रेशन आएगी तो इसका मतलब हम लोग मोलारिटी की बात कर रहे हैं। तो जैसे मैंने अभी मोल्स ले रखे हैं, तो चाहो तो आप मोलारिटी भी ले सकते हो। मान लो 10 मोलर है इनिशियली, और फिर 6 मोलर बच गया और 8 मोलर बन गया। तो अब ये जो 6 और 8 हैं, मतलब जो प्रोडक्ट्स लेफ्ट हैं, मतलब सॉरी प्रोडक्ट्स जो फॉर्म्ड हैं 8 मोल, और जो रिएक्टेंट्स जो लेफ्ट हैं 6 मोल, ये क्या होंगे, आपके कांस्टेंट हो जाएंगे। मतलब ये फिक्स हो गए कांस्टेंट, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं, ये वैल्यू क्या हो चुकी है, फिक्स। ये वैल्यू क्या हो चुकी है, फिक्स हो चुकी है। मतलब अब रिएक्टेंट है जो, वो हमेशा 6 मोल ही रहेंगे, प्रोडक्ट है जो, वो हमेशा 8 मोल ही रहेंगे। ऐसा समय, ऐसा टाइम जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन या फिर मोल्स या फिर प्रेशर, जब हम आगे चलेंगे तो हम लोग प्रेशर भी डील करेंगे, ऐसा टाइम जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, मोल्स या प्रेशर कांस्टेंट हो जाए, उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। उस टाइम को हम बोलते हैं कि भैया इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है। क्या है इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम इज दैट टाइम एट विच, एट एंड आफ्टर विच, ये देख लो, एट एंड आफ्टर विच, मतलब जैसे सपोज करो इक्विलिब्रियम 10 मिनट के बाद अचीव हुआ, तो 10 और 10 के बाद जितने भी टाइम है, उस पूरे टाइम के लिए आपकी कॉन्सेंट्रेशन, पार्शियल प्रेशर एंड मोल्स फिक्स रहेंगे। इक्विलिब्रियम इज दैट टाइम, इक्विलिब्रियम वो समय है जिसपे एट एंड आफ्टर विच, जिसके बाद कॉन्सेंट्रेशन, पार्शियल प्रेशर एंड मोल्स ऑफ कौन, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर कांस्टेंट। कांस्टेंट बोल दो या फिर फिक्स बोल दीजिए। तो इक्विलिब्रियम, अब इक्विलिब्रियम 5 मिनट में भी अचीव हो सकता है, 1 घंटे में भी हो सकता है, लेकिन जब भी वो अचीव होगा उसके बाद रिएक्टेंट के मोल्स चेंज नहीं होने, कंसंट्रेशन चेंज नहीं होनी, प्रोडक्ट की भी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होनी, मोल्स चेंज नहीं होने, पार्शियल प्रेशर चेंज नहीं होना है। क्या ये बात समझ में आई है? तो ये होता है आपका इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम कब अचीव होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन में अचीव होता है। ठीक है, तो हमेशा इस चैप्टर में हम ये डबल सिंबल लगाने वाले, हमेशा हमेशा लगाने वाले। ठीक है, आई बात समझ में? अब जैसे मैं आपको इक्विलिब्रियम को कैटेगराइज करूं, इक्विलिब्रियम को अगर मैं ब्रॉडली डिवाइड करूं, तो ब्रॉडली आप उसे इक्विलिब्रियम को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो ब्रॉडली। ठीक है, इक्विलिब्रियम को आप ब्रॉडली 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। कौन कौन सा? एक होता है फिजिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, एक होता है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, फिजिकल इक्विलिब्रियम मतलब सपोज करो जैसे आपका H2O सॉलिड था, आपने 0 डिग्री सेल्सियस लिया और इक्विलिब्रियम अचीव हुआ H2O लिक्विड में। ठीक है, ये कब होगा? 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो ध्यान से याद देखो, तो ये इसमें जो फिजिकल इक्विलिब्रियम है, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है। मतलब देखो, जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, पहले भी H2O है, बाद में भी H2O है, तो केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हुआ। ऐसा नहीं हो रहा है कि यार H2O टूट जा रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, नहीं 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 नहीं, H2O पहले भी H2O है, बाद में भी H2O है, लेकिन बस पहले कौन से फेज में? सॉलिड फेज में। अब कौन से फेज में? लिक्विड फेज में। तो डिफरेंस क्या है? सिर्फ और सिर्फ स्टेट या फिर फेज चेंज हो रहा है। तो इसमें क्या होता है? फेज चेंज होता है, फेज चेंजेस।
आपका फिजिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, फेज चेंज होता है सिर्फ और सिर्फ। केमिकल फॉर्मूला रिमेन सेम, मतलब पहले भी पानी है H2O है तो बाद में भी पानी है भैया, सिर्फ और सिर्फ फेज जा रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम में मैं बात करूं तो केमिकल इक्विलिब्रियम को आप ब्रॉडली और दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। किस किस में? ब्रॉडली दो कैटेगरी और आ जाती हैं आपकी केमिकल इक्विलिब्रियम की। एक रहता है आपका मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम और एक रहता है आपका आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो देखिए अब मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम की बात करें तो देखो, जैसे सपोज करो आपका H2 आया प्लस I2 आया, रिएक्ट टू फॉर्म HI। तो ध्यान से ये देखो, तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम कैसे, क्योंकि देखो केमिकल कॉम्पोजिशन सेम हो रहा है, रिएक्टेंट कौन है, हाइड्रोजन और I2, बन कौन रहा है, HI। तो क्या केमिकल फॉर्मूला ही चेंज हो चुका है? बिल्कुल। फिजिकल में तो क्या था भैया, पानी था H2O, राइट साइड में भी H2O है, तो वो चीज़ फिक्स है, फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है बस, लेकिन केमिकल फॉर्मूला चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन मॉलिक्यूलर या फिर केमिकल इक्विलिब्रियम में, उसमें भी मॉलिक्यूलर इक्वेशन में क्या, इक्विलिब्रियम में क्या हो रहा है, आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही चेंज हो रहा है। और कौन इन्वॉल्व है? देखो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है। देखो H2 इज अ मॉलिक्यूल, I2 इज अ मॉलिक्यूल, HI इज अ मॉलिक्यूल, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं। और आयनिक इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा, जिसमें आयन्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। जैसे सपोज करो ये CH3COOH, ये टूटा CH3CO माइनस प्लस H प्लस में, तो देखो क्या केमिकल इक्विलिब्रियम है? हाँ, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग अलग है। लेफ्ट साइड पे कौन है, CH3COH, राइट साइड पे CH3CO माइनस और H प्लस, तो केमिकल इक्विलिब्रियम तो है। अगर आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेफ्ट और राइट साइड चेंज हो रहा है ना, तो इट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। अब इसमें कौन इन्वॉल्व है, देखो आयन्स इन्वॉल्व है, तो ये कौन क्या हो जाएगा, आपका आयनिक इक्विलिब्रियम हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों को ब्रॉडली यही दो चीजें पढ़नी है, हमको ये मॉलिक्यूलर पढ़ना है और ये हमको आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ना है, ठीक है। इन जनरल कहीं पे भी अगर केमिकल इक्विलिब्रियम लिखा हुआ होता है ना, तो हम लोग उसे मॉलिक्यूलर ही मानते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम एक अलग ही चैप्टर है, अलग ही अध्याय है, अलग ही चीज है, उसको भी पढ़ेंगे हम लोग, है ना, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे। तो ये एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है आपका इक्विलिब्रियम का, ठीक है। सबसे पहले हम लोग फिजिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले ही मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी पढ़ रहे हैं, डिटेल में अच्छे से ही देखेंगे हम लोग। और यहाँ से आपकी थोड़ी एक बार अंडरस्टैंडिंग बनने लगे कि हाँ यार इक्विलिब्रियम होता क्या है एक्चुअली, ठीक है। तो आप लोगों को तो बहुत अच्छे से ही, बहुत ध्यान से ही समझ रहा है, जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको एकदम दिमाग में एकदम फिक्स कर लेना है, ठीक है। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है। फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ फेज चेंज हो रहा है, फेज चेंजेस, ठीक है। और आपका केमिकल फॉर्मूला डज नॉट चेंज, सही है। केमिकल फॉर्मूला डज नॉट चेंज, वो चेंज नहीं हो रहा है, सही है। सबसे पहले आपका फिजिकल इक्विलिब्रियम कौन सा आता है, आपका सबसे पहला आता है सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। सबसे पहला जो आपका फिजिकल इक्विलिब्रियम आ रहा है दैट इज बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। जैसे सपोज करो H2O आया, H2O भैया है सॉलिड फॉर्म में, आइस आई, है ना, और वो इक्विलिब्रियम पे हैं आपके H2O लिक्विड फॉर्म में। कौन से डिग्री पे, 0 डिग्री सेल्सियस, हमें पता है 0 डिग्री सेल्सियस पे ये किस में रहेंगे, इक्विलिब्रियम पे रहेंगे, ठीक है। अब देखो हो क्या रहा है, सपोज करो ये कोई कंटेनर है, ये कोई कंटेनर है, ठीक है। अब इसमें आपके पास ये पानी भी है, ठीक है, और आपने इसमें आइस भी रख रखी है, आपने इसमें आइस भी रख रखी है, और इस कंटेनर का जो टेम्परेचर है वो आपने बढ़िया 0 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन कर रखा है। तो इस 0 डिग्री सेल्सियस में पता है क्या होगा, जो आइस है और जो पानी है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में होंगे। अब इक्विलिब्रियम स्टेट में रहने का मतलब क्या है, ये चीज समझ में आनी चाहिए हमें। जैसे सपोज करो ये रहा आपका आइस, मतलब H2O सॉलिड लिख दिया ना, मतलब आइस फॉर्म है ना, या फिर इधर आइस भी लिख सकते थे हम लोग, और ये आपका H2O लिक्विड फॉर्म है और 0 डिग्री सेल्सियस पे हम बात कर ही रहे हैं। सपोज करो आपका जो मतलब इक्विलिब्रियम है, तो क्या ये हम समझ पा रहे हैं कि जो आइस है, जो मतलब H2O का जो सॉलिड फॉर्म है वो लिक्विड में जा रहा होगा, और लिक्विड वाला भी आइस में आ रहा होगा, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड भी जारी होगी और रिएक्शन बैकवर्ड भी जारी होगी। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, रिएक्शन फॉरवर्ड भी जारी है और रिएक्शन बैकवर्ड भी जारी है।
तो होता क्या है इक्विलिब्रियम में, सपोज करो आपकी जो आइस है वो आपकी लिक्विड में कन्वर्ट हुई, सपोज करिए 10 ग्राम कन्वर्ट हुई, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो 10 ग्राम ही पानी भी आइस में कन्वर्ट होगा उसी समय। मतलब जितनी रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है उतनी ही रिएक्शन बैकवर्ड आती है। अगर 10 ग्राम आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो 10 ग्राम लिक्विड वाटर भी आइस में कन्वर्ट होगा। जितनी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी उतनी ही रिएक्शन बैकवर्ड आएगी। ये कोई सा भी इक्विलिब्रियम हो भैया, फिजिकल हो, मॉलिक्यूलर हो, आयनिक हो, ये चीज फिक्स्ड रहती है कि जितनी रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है उतनी ही रिएक्शन बैकवर्ड आती है। इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, इसको जैसे मैं लिखा हूं, आगे भी लिखेंगे ये सारे स्टेटमेंट हम लोग, कि एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, मतलब जितनी रिएक्शन आगे जा रही है उतनी ही रिएक्शन पीछे आती है, दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये कब होता है, इक्विलिब्रियम पे होता है, कि मतलब जितनी रिएक्शन आगे जाती है उतनी ही रिएक्शन पीछे आ रही होती है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब ये बताइए, जैसे अब आ जाओ वापस सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम में आ जाओ, तो जब H2O लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो क्या आइस मेल्ट हो रही है? तो आइस के मेल्ट होने की रेट, और जब लिक्विड सॉलिड में जा रहा है तो क्या आपका जो पानी है वो फ्रीज हो रहा है? तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि आइस की मेल्ट होने की रेट इज इक्वल टू वाटर की फ्रीज होने की रेट। मतलब जितनी स्पीड से आइस कन्वर्ट हो रही है लिक्विड में उतनी ही स्पीड से लिक्विड भी कन्वर्ट हो रहा है आइस में। तो मैं क्या बोल सकता हूं, रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस, मतलब जितनी स्पीड से आइस जा रहा है लिक्विड फॉर्म में, दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर। हाँ या ना? उतनी ही तेजी से आपका पानी भी आइस की तरफ मूव कर रहा है। क्या ये चीज समझ में आई है? इस चीज को क्या बोलते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। मतलब आपका जो भी इक्विलिब्रियम होता है, केमिकल हो, मॉलिक्यूलर हो, आयनिक हो, फिजिकल हो, सारे इक्विलिब्रियम आर एग्जाम्पल ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। मतलब देखो, जैसे सपोज करो ये है H2O लिक्विड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू H2O सॉलिड, ये वाला आपका इक्विलिब्रियम है। तो इसमें अगर हम देखेंगे ना, मतलब तो आपको कोई भी चेंज नहीं दिखेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन फिक्स हो जाती है, मतलब मोल्स फिक्स हो चुके हैं, है ना। लेकिन ध्यान से आप ऑब्जर्व करो तो रिएक्शन रुक नहीं रही है, रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा रही है, बैकवर्ड भी आ रही है, फॉरवर्ड भी जा रही है, बैकवर्ड भी आ रही है। तो इसका मतलब जितनी रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है उतनी रिएक्शन बैकवर्ड आ रही है। तो एक तरीके से हमें लग रहा है कि यार कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही, कि रिएक्टेंट एज इट इज पड़े हुए हैं, प्रोडक्ट एज इट इज पड़े हुए हैं। लेकिन हो क्या रहा है असली में, जितनी फॉरवर्ड जा रही है उतनी ही बैकवर्ड आ रही है। अगर कुछ भी नहीं हो रहा होता ना, सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपके पड़े हुए होते, तो उसे हम बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम, यार कुछ नहीं है, बस एज इट इज पड़े हुए। लेकिन असली में क्या हो रहा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा है और उतना ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में आ जा रहा है, फिर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में गया, फिर उतना ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में आ गया। तो रिएक्शन तो चलते जा रही है, लेकिन जितनी आगे जा रही है उतनी ही पीछे आ रही है। तो एक तरीके से कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्या हो चुकी है, फिक्स हो चुकी है, कांस्टेंट हो चुकी है, चेंज नहीं हो रही है। लेकिन रिएक्शन नहीं रुकी है, रिएक्शन आगे भी जा रही है, पीछे भी जा रही है, आगे भी जा रही है, पीछे भी जा रही है। लेकिन जितनी आगे जा रही है उतनी ही पीछे आ रही है। इस चीज को बोला जाता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम, कि चीजें आपको लगेंगी कि यार रुक गई हैं, लेकिन वो चल रही हैं अभी भी, लेकिन जितना आगे चल रही हैं उतना ही वो पीछे भी चल रही हैं। दिस इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम। कोई सा भी इक्विलिब्रियम हो भैया दुनिया का, आयनिक हो, मॉलिक्यूलर हो, फिजिकल हो, वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, चलो, तो ये हम लोगों ने पहला आपका फिजिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा, जिसे हम सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम बोलते हैं। दूसरा क्या रहता है, दूसरा आपका रहता है लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब इसे भी मैं आपको वाटर के एग्जाम्पल से समझा सकता हूं। बिल्कुल, देखो H2O जैसे लिक्विड है, ये कन्वर्ट हो रहा है आपका H2O वेपर्स में, है ना, H2O वेपर्स या गैस में। कौन से टेम्परेचर पे रहता है, कौन से टेम्परेचर पे रहता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो क्या इसमें मैं बोल सकता हूं कि जितनी रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है उतनी ही बैकवर्ड आ रही है? बिल्कुल बोल सकते हो, हर इक्विलिब्रियम में बोल सकते हो।
तो जितनी स्पीड से लिक्विड वेपराइज हो रहा है गैस में, उतनी ही स्पीड से गैस कंडेंस हो रहा है लिक्विड में। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि रेट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ H2O वेपर्स। हाँ है ना, जितनी स्पीड से रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है उतनी ही स्पीड से रिएक्शन बैकवर्ड भी आएगी। बिल्कुल आएगी भैया, बिल्कुल आएगी। जितना आप आगे जा रहे हो उतना ही आप पीछे भी आओगे, तभी डायनेमिक इक्विलिब्रियम अचीव होगा। क्लियर हुई है बातें? थर्ड क्या हो सकता है? सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम। सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम, ऐसे कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल होते हैं। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? वो सीधा आपके सॉलिड से गैस या फिर वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? वोलेटाइल कंपाउंड्स बोलते हैं। जैसे आपका आयोडीन, आयोडीन इज एन एग्जांपल ऑफ वोलेटाइल कंपाउंड। जैसे आपका कैम्फर होता है, कपूर, तो कपूर को यार अगर हम अच्छी क्वालिटी का कपूर है, असली कपूर है अगर यार वो, तो अगर आप उसे रख दोगे ऐसे ही खुला रख दोगे तो वो क्या करते जाता है? सीधा वेपर्स में कन्वर्ट होता जाता है। तो ऐसे कंपाउंड्स क्या होते हैं? वॉलेटाइल होते हैं, जो डायरेक्टली आपके सॉलिड से वेपर्स में या फिर गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे सपोज करो आपका I2 है सॉलिड फॉर्म में, ये कन्वर्ट हो रहा है आपका I2 गैस फॉर्म में, करेक्ट। अच्छा, इसको चाहो तो ये जो नीचे वाला एरो है इसको ढंग से बनाओ थोड़ा, ठीक है, ठीक है। तो क्या इधर मैं ये बोल सकता हूं कि जिस रेट से I2 सॉलिड सबलाइम हो रहा है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं, जब डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जिस स्पीड से I2 सब्लिमेशन कर रहा है उसी स्पीड से गैसियस फॉर्म भी कंडेंस कर रही है इनटू सॉलिड। तो ये मैं बोल सकता हूं कि रेट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ I2 सॉलिड, जिस रेट से I2 सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, सबलाइम हो रहा है, उसी रेट से रेट दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ I2 गैस टू I2 सॉलिड। उसी स्पीड से I2 जो वेपर्स हैं वो भी I2 सॉलिड में कन्वर्ट हो रही हैं। रेट बराबर है भैया, जितनी स्पीडी से आगे जा रहे हो उतनी ही स्पीडी से पीछे आओगे, ठीक है। जितना आगे जा रहे हो उतना ही पीछे आओगे। डायनेमिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। एक लास्ट आपका फिजिकल इक्विलिब्रियम रहता है, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ गैस। मतलब एक गैस को डिसॉल्व कर रहे हैं हम लोग, एक गैस को डिसॉल्व कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? जैसे सपोज करो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, बिल्कुल पीते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक के अंदर क्या रहती है? CO2 गैस रहती है। पता है आप लोगों को? ये कोल्ड ड्रिंक के अंदर क्या रहती है? CO2 गैस रहती है। तो वो जो लिक्विड है कोल्ड ड्रिंक, उसको हम क्या करते हैं? उसके अंदर हम क्या डालते हैं? CO2 गैस डालते हैं। ये जो आप जैसे कोल्ड ड्रिंक की बॉटल खोलते हो तो प्स करके आवाज आती है, तो किसकी आती है? एकदम से वो CO2 गैस रिलीज होती है, एकदम से रिलीज होती है, एकदम से बाहर जाती है। तो बाहर जाती है तो वो एकदम से आवाज करते हुए जाती है, करेक्ट। तो डिसोल्यूशन ऑफ गैस क्या है? जैसे सपोज करो आपका CO2 है गैस में, वो कन्वर्ट हो रहा है, आप उसे डिसॉल्व कर रहे हो CO2, मान लीजिए एक्वस में, पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं या जो भी है ना। तो ये क्या है? बेसिकली डिसोल्यूशन ऑफ गैस है। ये गैस को आप डिसॉल्व कर रहे हो एक सॉल्वेंट में, ठीक है। तो उसके बेसिस पे आपका एक हेनरीज लॉ भी होता है। तो देखो पहले ये लॉ क्या बोलता है, तो देखो ये क्या आपको ये फिजिकल इक्विलिब्रियम लग रहा है? जैसे ये है, देखो ये तो सेम है, क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, केवल चेंज क्या हो रहा है? आपका फेज चेंज हो रहा है, गैस से एक्वस में जा रही है। तो यहाँ जो ये होता है ना, जैसे देखो ये कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है ना, आप डायग्राम पे नहीं जाना है, फीलिंग लेनी है। ये मेरे हिसाब से कोल्ड ड्रिंक की बॉटल बननी चाहिए, पता नहीं क्या बन गया है, चलो जो भी है ना, ये है, सपोज करो ये कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी ये रही कोल्ड ड्रिंक, ये रही कोल्ड ड्रिंक। तो यहाँ पे जो रहती है, तो यहाँ पे आपकी CO2 गैस फेज में, और यहाँ पे आपकी क्या है? CO2 एक्वस फेज में। मतलब आप लोगों ने उसको डिसॉल्व कर रखा है कोल्ड ड्रिंक के अंदर, और ऊपर क्या है? ऊपर क्या है? गैस फेज में। तो ये दोनों भी आपके इक्विलिब्रियम में रहती हैं। यहाँ पे इधर आपके ये दोनों इक्विलिब्रियम में रहती हैं, ठीक है। मतलब जितनी आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी यहाँ पे, उतनी ही बैकवर्ड आएगी।
और इस पे कौन सा लॉ बेस्ड होता है? हेनरीज लॉ बेस्ड होता है। तो हेनरी लॉ बोलता क्या है? देखो, मास ऑफ गैस दैट डिजॉल्व्ड इन अ गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट एट एनी टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस। ये बहुत ही आसान सा ही लॉ है समझने में। जैसे सपोज करो ये रहा, ये आपकी कोल्ड ड्रिंक है या फिर ये कोई सा भी कंटेनर है, ठीक है, ये हमने कोई सा भी कंटेनर बना दिया, ठीक है, ठीक है, कंटेनर अजीब सा बन गया है, चलो कोई नहीं। जैसे सपोज करो ये आपने कोई सा भी सॉल्वेंट ले लिया, ये आपने कोई सा भी सॉल्वेंट ले लिया, और यहाँ पे आपने क्या ले ली? गैस ले ली। अब सपोज करो आपको इस गैस को अंदर डिसॉल्व कराना है, इस गैस को अंदर डिसॉल्व कराना है, तो क्या करोगे? ऊपर से प्रेशर लगाओगे। ऑब्वियसली ऊपर से क्या करा है आपने? प्रेशर लगाया, तो क्या होगा? ये गैस है, गैस कहाँ जाएगी? सॉल्वेंट के अंदर जाती जाएगी, गैस सॉल्वेंट के अंदर जाती जाएगी। तो यही बोल रहा है, देखो जो मास है, मास ऑफ गैस दैट डिसॉल्व्ड इन गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, जो डिसॉल्व हो रही है सॉल्वेंट में, इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस। मतलब ऊपर से आप जितना प्रेशर लगाओगे उतनी ही ज्यादा गैस डिसॉल्व होती जाएगी किसके अंदर? सॉल्वेंट के अंदर। ये कौन सा लॉ है? हेनरीज लॉ है। बहुत ही इजी सा लॉ है ना यार, समझने में भी बहुत आसान सा है कि यार अगर मैं ऊपर से ज़्यादा दम लगाऊंगा, ज़्यादा प्रेशर लगाऊंगा, ज़्यादा धक्के मारूंगा, तो गैस के पास और कोई रास्ता ही नहीं है, वो क्या करेगी? सॉल्वेंट के अंदर जाएगी, सॉल्वेंट के अंदर घुसती जाएगी, घुसती जाएगी, घुसती जाएगी। तो यही हो रहा है उसमें। अरे बात समझ में? तो यही बोल रहा है कि जितना ज़्यादा आप ऊपर से प्रेशर लगाओगे, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उतनी ही ज़्यादा जो मास है गैस की वो सॉल्वेंट में जाती जाएगी, जाती जाएगी। क्लियर हुई हैं चीज़ें? आया है समझ में? ठीक है, तो फिजिकल इक्विलिब्रियम यार हम लोगों ने इस पर्टिकुलर वीडियो में देख लिया है। नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो से हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं, मतलब जो मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम है ना। मैंने आप लोगों को बताया ना, जैसे देखो क्लासिफिकेशन है, यहाँ देखिए एक बार, जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन क्या है? केमिकल इक्विलिब्रियम को दो तरीके से डिवाइड करें, मॉलिक्यूलर और आयनिक, है ना। आयनिक तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, आयनिक हम लोग बाद में पढ़ेंगे। हम लोग अभी क्या पढ़ेंगे? मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम। मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम को ही केमिकल इक्विलिब्रियम बोला जाता है। इन अ जनरल केमिकल इक्विलिब्रियम अगर कोई बोलता है तो उसका मतलब हम लोग मॉलिक्यूलर ही पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट पर्टिकुलर चैप्टर से हम लोग मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम या फिर केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ने वाले हैं। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोगों ने इक्विलिब्रियम क्या होता है ये समझा है। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन थी, है ना, बहुत ज़्यादा लिखने का इस पर्टिकुलर वीडियो में नहीं था, लेकिन एक्सप्लेनेशन बहुत सारी थी, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है आप लोगों की इक्विलिब्रियम की। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ते रहिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, धुआंधार तरीके से केमिकल इक्विलिब्रियम को आगे बढ़ाएंगे। ऑलराइट, चलिए फिर अच्छे से पढ़ते रहिए। टिल देन टेक केयर एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।